अस्सलाम वालेकुम बच्चों, दिस इज़ फिज़िक्स टीचर मोहम्मद काशिफ अनीस। और आज जो है हम लोग पेपर 5 जो है वो सॉल्व कर रहे हैं क्यू का। पहले वाले सवाल में बेटा कह रहे हैं कांस्टेंट वॉल्यूम की वैल्यू आर है, तो व्हाट विल बी द मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। तो बच्चों इस पर फॉर्मूला लगाना है सी पी माइनस सी वी इज इक्वल्स टू आर। ये भी आर तो उधर जाके 2 आर हो जाएगा, लेकिन कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा। इसका मतलब लाजमी तौर पर इसके साथ कोई फ्रैक्शन की वैल्यू होगी, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि बस इस तरीके से सॉल्व होगा। इस वाले सवाल में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पता है, और आपको वेलोसिटी निकालनी है। तो देखें इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होती है वी इंटू मैग्नेटिक फील्ड की। ठीक है बच्चों, अगर आप वी निकालें तो ये बराबर हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन वी के। तो बस ये सॉल्व हो जाएगा इस तरह से। ये सम ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, ये वाला जो लॉ है, स्टेटमेंट है किसकी, एम्पेयर्स लॉ की। कौन सा फैक्टर है इस पर काइनेटिक और पोटेंशियल डिपेंड करती है, तो वो है मास। इस वाले को देखें तो ये बराबर है, अगर ये वाला न्यूमेरिकल है तो ये एक्सप्रेशन असल में ये लिखा हुआ है, इसको हम एक्सपेंड करके लिखें तो ये बराबर हो जाता है ए प्लस बी इंटू ए प्लस सी के। ठीक है, ए प्लस बी इंटू ए प्लस सी बराबर हो जाते हैं कॉमन लेके इसके। तो ये आपके पास जो है कम्यूटेटिव जो है, सॉरी ये है डिस्ट्रीब्यूटिव, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को जो है बेसिकली रिप्रेजेंट करता है ये वाला एक्सपेरिमेंट। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन है बच्चों ये, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन है, यानी कि स्केलर प्रोडक्ट। बी वाला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। इस वाले सवाल में कुछ भी नहीं करना, आपको एफ इज इक्वल्स टू के एक्स जो है अप्लाई करना है, और आपसे पूछा जा रहा है के एफ़ की जगह पे आपको एम जी लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे वेट लगा हुआ है, और इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। वेवलेंथ मालूम करनी है, एक लूप है तो लैम्डा इज इक्वल्स टू, अगर आप देखें तो ये 12 के बराबर हो जाएगा, तो आपको वेवलेंथ यहाँ पे मिल जाएगी। इस वाले सवाल को सॉल्व करना इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि आराम से मांग रहे हैं और हमें यहाँ पे किसी किस्म का कोई वोल्टेज नहीं गिवन, तो ये वाला सवाल जो है सॉल्व नहीं हो सकता बच्चों। और बल्कि इस सवाल में उन्होंने पोटेंशियल डिफरेंस मांगा है, लेकिन इस सवाल में पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए हमें आर की वैल्यू पता होनी चाहिए, जो कि नहीं पता, तो ये क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअली गलत है। इसमें उन्होंने पी की वैल्यू मांगी है, बैलेंस ब्रिज है, तो इस वक्त हमें क्या करना होता है, पी इधर वाली दोनों रेजिस्टेंस को डिवाइड कर दें, इधर वाली दोनों रेजिस्टेंस को डिवाइड कर दें और इक्वेट कर दें। तो ये कर देंगे हम पी अपॉन 20 इज इक्वल्स टू 10 अपॉन 5। सॉल्व करेंगे पी निकल आएगा। ठीक है जी, ट्रांसफार्मर के 1000 टर्न्स हैं। इफ़ द इनपुट वोल्टेज इज़ दिस देन व्हाट विल बी द आउटपुट वोल्टेज, द कॉइल आउटपुट इज़ दिस। आउटपुट टर्न्स निकालने तो बड़ा आसान है, एन एस अपॉन एन पी इज इक्वल्स टू वी एस अपॉन वी पी। ये इनपुट, ये आउटपुट, ये इनपुट और ये आउटपुट आपको मालूम करना है। ठीक है, इन मूविंग coil galvanometer, soft iron cylinder and the concave shaped poles are used to make the steel stronger and radial। हम जब कोर मैग्नेट बनाते हैं उस तरह से होता है। इस वाले सवाल में ये मैक्सिमम है, तो हमने एक पढ़ा था मैक्सिमम वेवलेंथ बराबर होती है वेंस डिस्प्लेसमेंट लॉ के बराबर होता है फॉर्मूला ये, और ये बराबर होता है कांस्टेंट अपॉन लैम्डा के। तो बच्चों आपसे लैम्डा पूछना है, कांस्टेंट अपॉन टेम्परेचर के, सॉरी टेम्परेचर आपको पता है, वेवलेंथ पूछिए और उस कांस्टेंट की वैल्यू ये गिवन है, सॉल्व कर दीजिए आंसर आ जाए। एक आदमी है जो इतनी स्पीड से मूव कर रहा है, इतनी फोर्स लगा रहा है, पावर निकालिए, तो पावर का फॉर्मूला हो जाएगा फोर्स इंटू वेलोसिटी, मल्टीप्लाई कीजिएगा आंसर आ जाएगा जी। अ कार ऑफ मास दिस हैज़ एन इंजन जनरेटिंग पावर ऑफ दिस, द मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड बाय द कार टू एक्सलेट फ्रॉम रेस्ट टू दिस। आपको जो है बेसिकली क्या मालूम करना है, टाइम जो है निकालना है, पावर आपको पता है, मास पता है, तो अब हम जो है बेसिकली क्या निकालना चाहते हैं, टाइम निकालना चाहते हैं बच्चों। ठीक है जी, तो पावर इज इक्वल्स टू, यहाँ पर जो फॉर्मूला लग जाएगा हाफ वर्क डन अपॉन टाइम, वर्क की जगह हाफ एम वी स्क्वायर अपॉन टी, टी निकालेंगे, काम आपका जो है हो जाएगा। इफ़ द साउंड ऑफ फ्रिक्वेंसी इज एफ इज प्रोड्यूस्ड बाय एन एम्बुलेंस मूविंग विथ हाफ ऑफ द स्पीड ऑफ साउंड, देन द फ्रिक्वेंसी डिटेक्टेड बाय द पर्सन सिटिंग इन अ कार मूविंग विद द स्पीड ऑफ वेलोसिटी ऑफ साउंड टुवर्ड्स द सोर्स विल बी। तो अब हमें करना क्या है, यहाँ पर जो लिसनर और जो सोर्स है दोनों दूसरे की तरफ आया, तो फॉर्मूला लग जाएगा वी प्लस वी नॉट अपॉन वी माइनस वी एस होल मल्टीप्लाई बाय एफ। वी नॉट जो है उसकी स्पीड सी है, और जो वी एस है उसकी स्पीड जो है बच्चों C/2 है। पुट कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा, एक आंसर आपका बन जाएगा। ठीक है बच्चे, ये वाला न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हो सकता क्योंकि नीचे की हीट गिवन है, ऊपर की हीट पता नहीं है, लेकिन अगर होता तो ये फॉर्मूला इस वाले फॉर्मूले में लगा के वैल्यूज पुट करके ये सॉल्व हो जाता बड़ी आसानी से। अच्छा, इसमें जो है कह रहे हैं कि जो रेशो होता है न्यूट्रॉन्स के प्रोड्यूस होने का रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद, उसमें क्रिटिकल इफ़ेक्ट कब आएगा। तो रिएक्शन क्रिटिकल तब होता है जब न्यूट्रॉन्स की तादाद जो है वो बहुत ज़्यादा जो है बढ़ जाती है। ठीक है बच्चों, न्यूट्रॉन की तादाद जो है वो
जो पहले थी और जो बाद में थी वो आपस में बराबर हो जाए, क्योंकि इसका मतलब रिएक्शन तेज़ नहीं हो रहा, वो सस्टेनेबल है। लेकिन अगर अभी जो न्यूट्रॉन्स की तादाद है वो कम हो गई तो रिएक्शन जो है वो स्लो डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा। जब के की वैल्यू 1 होती है, इसका मतलब जितने न्यूट्रॉन्स पहले बन रहे थे उतने ही अभी बन रहे हैं। इसका मतलब रिएक्शन जो है स्टे कर रहा है एक जगह पे, ना तो इंक्रीज़ हो रहा है ना तो डिक्रीज़ हो रहा है, तो उसको हम जो है क्रिटिकल वैल्यू कहते हैं। इस वाले सवाल में कुछ भी नहीं करना बेटा, आई इज़ इक्वल्स टू एन ई अपॉन टी का फॉर्मूला लगा के एन की वैल्यू निकालनी है, बच्चों को कुछ नहीं करना। स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस कौन डिफाइन करता है? बाइंडिंग फ्रैक्शन, मतलब पैकिंग फ्रैक्शन को कहते हैं इस तरह से। इस वाले सवाल में पहले इन दोनों को पैरेलल में ऐड करके फिर सीरीज में ऐड कीजिएगा और फिर v इज़ इक्वल्स टू आई इंटू आर इक्वलेंट लगा दीजिएगा। आपको जो चीज़ मालूम करनी है वो आपको मिल जाएगी बच्चों। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।